नाम आता है तो दिमाग में क्या आता है? कीटाणु, बीमारियां, है ना? पर जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई कहे कि हम इन कीटाणुओं को रोज खाते हैं और वो हमारे लिए अच्छे भी हैं? जी हाँ, आज हम इसी छिपी हुई दुनिया में उतरने वाले हैं, जो हमारी सोच से कहीं ज्यादा जरूरी और मददगार है। तो फिर सवाल ये उठता है कि बैक्टीरिया दोस्त हैं या दुश्मन? क्या वो सच में हमारे दुश्मन हैं या फिर हमारे ऐसे साथी हैं जिन्हें हम समझ ही नहीं पाए? चलिए आज इसी गलतफहमी को दूर करते हैं और देखते हैं सच्चाई क्या है। अच्छा, इसे समझने के लिए एक उदाहरण देखते हैं। एक तरफ है ये वायरस, जिसे देखते ही बीमारियों का ख्याल आता है, और दूसरी तरफ, अरे वाह, ये तो स्वादिष्ट दही है जो हम में से ज्यादातर लोग रोज खाते हैं। मजे की बात यह है कि ये दोनों ही, जी हाँ, दोनों ही माइक्रोब्स की दुनिया का हिस्सा हैं। तो मतलब साफ है, कहानी के दो पहलू हैं। और सच तो ये है कि ज्यादातर माइक्रोब्स विलन है ही नहीं। वो तो हमारे अनसंग हीरोज हैं, हमारे गुमनाम नायक, जो पर्दे के पीछे रहकर हमारे लिए न जाने कितने जरूरी काम करते हैं। चलिए आज उनके कुछ कमाल के कारनामों पर नजर डालते हैं। और अपनी ये खोज हम शुरू करेंगे एक बहुत ही जानी पहचानी जगह से, हमारी अपनी किचन से। सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो, पर हमारी रसोई में हर रोज लाखों छोटे छोटे शेफ काम पर लगे होते हैं। और ये कोई और नहीं बल्कि वही माइक्रोब्स हैं जो हमारी कई फेवरेट डिशेस तैयार करते हैं। अब इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल क्या है? दूध से दही का बनना। लैक्टोबैसिलस जैसे बैक्टीरिया, जिन्हें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या LAB भी कहते हैं, दूध में ग्रो करते हैं और इसे बढ़िया गाढ़े मजेदार दही में बदल देते हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इस प्रोसेस में दही में विटामिन B12 भी बढ़ जाता है, मतलब सेहत का डबल फायदा। पर रुकिए, बात सिर्फ दही की नहीं है। वो फूला फूला डोसा और इडली का बैटर, वो भी बैक्टीरिया की ही देन है। ब्रेड जो इतनी सॉफ्ट और स्पंजी होती है, वो बेकर्स ईस्ट की वजह से, जो खुद एक माइक्रोब है। यहां तक कि साउथ इंडिया की ट्रेडिशनल ड्रिंक टोडी हो या फिर दुनिया भर की अलग अलग तरह की चीज, सब इन्हीं नन्हे हेल्पर्स का कमाल है। अच्छा, एक मजेदार सवाल। स्विस चीज तो देखी होगी, कभी सोचा है कि उसमें वो बड़े बड़े छेद कहां से आते हैं? क्या राज है उनके पीछे? तो इसका राज भी एक बैक्टीरिया ही है। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है प्रोपियोनिबैक्टीरियम शारमेनाए। ये ना बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, और बस यही गैस चीज में वो बड़े बड़े छेद बना देती है ना कमाल? कैसे ये छोटे छोटे जीव हमारे खाने को इतना यूनिक बना देते हैं। तो किचन की दुनिया तो देख ली, चलिए अब जरा बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि बड़े लेवल पे इंडस्ट्रीज में ये माइक्रोब्स हमारी इकोनॉमी और हमारी हेल्थ के लिए क्या क्या करते हैं। तो देखिए, जब इंडस्ट्री में माइक्रोब्स का इस्तेमाल होता है तो उसके लिए ये बहुत बड़े बड़े बर्तन यूज किए जाते हैं, जिन्हें फर्मेंटर्स कहते हैं। इन्हीं के अंदर बड़े स्केल पर ड्रिंक्स, एंटीबायोटिक्स और न जाने कितनी कीमती चीजें बनाई जाती हैं। यीस्ट, ये एक और बहुत जरूरी माइक्रोब है। इसे तो बहुत पुराने जमाने से वाइन, बियर, विस्की, रम, ये सब बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज है, वाइन और बियर तो सीधे फर्मेंटेशन से बन जाती हैं, लेकिन विस्की, ब्रांडी और रम के लिए एक एक्स्ट्रा स्टेप लगता है, डिस्टिलेशन यानी आसवन। इसमें लिक्विड को गर्म करके अल्कोहल को और ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, जिससे वो और स्ट्रांग हो जाती है। अब हम बात करेंगे 20वीं सदी की शायद सबसे जरूरी खोजों में से एक की, एंटीबायोटिक्स। और इसकी कहानी शुरू हुई थी एक एक्सीडेंट से, एक ऐसी खोज जिसने मेडिकल साइंस की दुनिया ही बदल कर रख थी। कहानी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की। वो स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे। एक दिन उन्होंने क्या देखा कि उनकी एक पेट्री डिश जो धुली नहीं थी, उस पर एक फफूंद यानी मोल्ड उगाया है, और जहां जहां वो मोल्ड था उसके आसपास बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं कर पा रहे थे। बस फ्लेमिंग को तुरंत समझ आ गया कि ये फफूंद जरूर कोई ऐसा केमिकल बना रही है जो बैक्टीरिया को खत्म कर रहा है। फ्लेमिंग ने उस केमिकल को नाम दिया पेनिसिलिन, क्योंकि वो पेनिसिलियम नोटाटम नाम के मोल्ड से मिला था। बाद में अर्नस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरे ने कंफर्म किया कि ये वाकई एक बहुत असरदार एंटीबायोटिक है। वर्ल्ड वॉर II के टाइम पर इसका इस्तेमाल घायल सैनिकों के इलाज के लिए बड़े पैमाने पर किया गया, और फिर 1945 में इस लाइफ सेविंग डिस्कवरी के लिए इन तीनों साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला। पेनिसिलिन और बाकी एंटीबायोटिक्स की खोज ने मेडिकल फील्ड में सचमुच एक क्रांति ला दी। सोचिए, प्लेग, काली खांसी, डिफ्थीरिया, लेप्रेसी जैसी जानलेवा बीमारियां जिनसे कभी लाखों लोग मर जाते थे, उनका इलाज मुमकिन हो गया।
आज के ज़माने में तो एंटीबायोटिक्स के बिना दुनिया की कल्पना करना भी मुश्किल है। तो किचन से इंडस्ट्री तक का सफ़र तो हो गया। अब चलते हैं सबसे बड़े स्केल पर और देखते हैं कि ये माइक्रोब्स हमारे प्लैनेट की हेल्थ को बनाए रखने में कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं। हम सब जानते हैं कि शहरों से कितना गंदा पानी निकलता है, जिसे सीवेज कहते हैं। इसे सीधे नदियों में तो छोड़ नहीं सकते, तो इसे साफ कैसे किया जाता है? जी हाँ, यहाँ भी हमारे हीरो हैं माइक्रोब्स। ये पूरा प्रोसेस 2 मेन स्टेप्स में होता है। पहले स्टेप में फिजिकल तरीके से मोटा-मोटा कचरा हटा दिया जाता है। फिर आता है दूसरा, बायोलॉजिकल स्टेप, जिसमें माइक्रोब्स बचे हुए ऑर्गेनिक कचरे को साफ करते हैं। ये जो दूसरा स्टेप है ना, यही सबसे अहम है। इन बड़े बड़े टैंकों में लगातार हवा भरी जाती है। क्यों? ताकि हमारे अच्छे वाले माइक्रोब्स तेजी से बढ़ सकें और फिर ये माइक्रोब्स पानी में घुले हुए सारे ऑर्गेनिक वेस्ट को खा जाते हैं और इस तरह पानी को नेचुरली साफ कर देते हैं। कह सकते हैं कि ये हमारे प्लैनेट की अपनी क्लीनअप क्रू है। तो ये कैसे पता चलता है कि पानी कितना गंदा है? इसके लिए एक चीज मापते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी BOD। इसे आप एक पोल्यूशन मीटर की तरह समझ लीजिए। जितना ज्यादा ऑर्गेनिक कचरा पानी में होगा, माइक्रोब्स को उसे साफ करने के लिए उतनी ही ज्यादा ऑक्सीजन लगेगी। सिंपल है, जितना ज्यादा BOD उतना ज्यादा पोल्यूशन। एनवायरनमेंट के लिए माइक्रोब्स का एक और बहुत बड़ा काम है बायोगैस बनाना। कुछ खास तरह के बैक्टीरिया होते हैं, मीथेनोजेंस। ये गोबर जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट को मीथेन गैस में बदल देते हैं। इसी गैस को हम गोबर गैस भी कहते हैं, जो खाना पकाने और लाइट जलाने के लिए एक क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। तो किचन से लेकर इंडस्ट्री और फिर एनवायरनमेंट तक हमने एक पूरा सफर तय किया। अब ये तो बिल्कुल साफ है कि माइक्रोब्स को सिर्फ दुश्मन समझने वाली सोच को बदलने का वक्त आ गया है। और सबसे बड़ी बात जिसे हमें समझना होगा वो ये है कि माइक्रोब